Mr. Akash Sharma and welcome to the Raghuvansh Convent School. Students, this is a science period class 7 chapter 6. चैप्टर 6 जो है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हम इस चैप्टर में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डीपली पढ़ रहे थे, जिसमें कि उनके चेंजेस किस टाइप से होते हैं इस चैप्टर में हमने देखा था। तो चलिए अब हम कुछ प्लेसमेंट के थ्रू केमिकल चेंजेस जो होते हैं, केमिकल चेंजेस में जो उनकी इक्वेशंस होती हैं उनके बारे में इस चैप्टर में आप भी देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू भी कुछ चीजें चेंज होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस। Decomposition is caused by heating or by pressure electricity. On heating, mercury oxide decomposed into mercury and oxygen. Decomposition reaction यानी कि किसी एक सब्सटेंस का टूटना एक से ज्यादा यानी कि दो भागों में या दो से भी कई ज्यादा भागों में किसी चीज का टूटना क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हर चीज में हो सकता है, लेकिन टूटने के बाद वो दो अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस करेगी, तभी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। यानी कि जैसे कि दूध है, आपने कभी दूध को फटना देखा होगा, एक डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन ही है। दूध फटने के बाद आप उसमें क्या क्या देखते हैं? एक फैट अलग हो जाता है और उसमें से निकला हुआ पानी अलग हो जाता है। दो अलग अलग चीजें निकल करके सामने आती हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर पेस्ट को फाड़ दें तो ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेज फटने के बाद भी जितने भी उसके टुकड़े रहेंगे वो सभी पेज ही रहेंगे, कुछ और नया नहीं रहेगा। लेकिन दूध का फटना तो क्या होता है? फैट और वाटर उसमें से अलग अलग हो गया तो नई चीजें बनी। तो जब भी कोई सब्सटेंस टूट करके या डिवाइड होकर के दो या दो से ज्यादा चीजें भी बनाएगा, उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे HgO, यहाँ पे Hg का मतलब है मरकरी, O का मतलब है ऑक्साइड। इसके टू मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं। ठीक है, HgO के टू मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिए, टू एटम्स लिए। अब इसको डिवाइड होगा, ये कैसे डिवाइड होगा? 2Hg प्लस O2। तो यहाँ पे आप देखते हैं Hg और O दोनों कैसे हो गए? अलग अलग। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यानी एक की जगह दूसरा कोई सब्सटेंस मिलता है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दोनों कोई नए सब्सटेंस एक दूसरे की जगह ले लेते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। इस टाइप के इसमें रिएक्शंस हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको भी देख लीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। क्यों है? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन आपने लोहे की चीजों में जंग लगना देखा ही होगा। मोस्टली ये रेन सीजन में मॉइस्चर के टाइम पे लगता है। तो ये जो उसमें जंग लगना है यानी कि उसकी जो क्वालिटी है उसमें कमी आती है जंग लगने से, यानी कि कहीं ना कहीं वो खराब होता है धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं कि जंग लग गई तो लोहा पूरा खराब हो गया, खराब नहीं हुआ, लेकिन खराब होने की शुरुआत हो गई उसमें। अगर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और उसको कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कुछ टाइम बाद एक दो महीने बाद, कुछ सालों बाद वो ऐसे ही पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी एक फिजिकल केमिकल चेंज है जो कि मॉइस्चर के कारण होता है। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग, हम इस रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? आप सोचिए, आप लोहे पे जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं? आप अपने घर में कोई लोहे की चीजों को देखते हैं तो आपकी फैमिली में उन चीजों को कितनी केयरफुली रखा जाता है, उनकी कैसे केयर की जाती है, उन पे मॉइस्चर नहीं लगने दिया जाता। जैसे कि लोहे की अलमारी है या कोई चीज है तो आपने देखा हो घर में उनको डायरेक्टली जमीन पे नहीं रखते, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा उठा के रखते हैं। उसके नीचे कोई कुछ भी रख दिया जाता है उसके नीचे, ताकि वो जमीन के सीधे संपर्क में नहीं रहेगी, जिससे कि उसको मॉइस्चर नहीं लगेगा। क्योंकि घर में तो पछा वगैरह लगता रहता है तो मॉइस्चर उसको नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा उसमें कलर किया जाता है। कलर क्यों किया जाता है? ताकि जो नीचे से तो मॉइस्चर नहीं लगेगा, एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है वो भी उसके टच में ना आ सके, इसके लिए उसको क्या किया जाता है? पेंट वगैरह किया जाता है, या उसको पेंट की जगह ग्रीसिंग भी किया जा सकता है। जैसे कि जब घर वगैरह बनते हैं तो लोहे की चीजों से, जो लोहे से सरिये से घर बनता है तो उसको ग्रीस करके लगाया जाता है ताकि वो उसमें जंग ना लगे।
अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग उसको मॉइस्चर से बचाना इसकी सेफ्टी है, बस किसी भी टाइप से आप उसे मॉइस्चर से बचा लीजिए, ये इसकी सेफ्टी है। व्हाट इज वाटर सॉरी व्हाई इज सी वाटर सॉल्टी? जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी क्यों होता है? ये भी एक चेंज है, क्योंकि जो सी वाटर होता है समुद्र का जो नमक होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी कैसे होता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है। सी का जो पानी आपने देखा समुद्र का जो पानी होता है वो भी बहुत खारा होता है, उसको डायरेक्टली इतना प्योर दिखता है ब्लू कलर का, लेकिन उसको पिया नहीं जा सकता डायरेक्टली। कितना भी प्यासा व्यक्ति हो समुद्र के पानी को पी करके प्यास नहीं बुझा सकता। इसका रीजन है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है। सी वाटर इज सॉल्टी बिकॉज ऑफ द great capacity of water to dissolve substance, respectively the salt in it. Water is perhaps the best solvent found on earth. When the river discharge themselves in the sea, they brings along dissolved salt. When the heat of the sun evaporates sea water, the salt are left behind in sea water. The water so evaporated changes into clouds and again causing rain over the land mass. The rain water again dissolve salt from the land mass and bring them to sea. This circle continually the concentrations of salt goes on increasing in the sea water. It has been found that when the concentrations of salt recharge 35 kg per liter of water, the salt stop dissolve in it. The excess salt brought by the river every year settles on the sea floor. Thus the concentrations of salt in sea water remains consistent. That means यहाँ पे जो सॉल्टी होने की वजह है वो पूरा प्रोसीजर होता है कि समुद्र का पानी ही खारा होता है, समुद्र के पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो सन की गर्मियों के टाइम में जो हीट होती है उसके कारण वाटर अपने आप को इवोपरेट कर लेता है, यानी भाप बन के वाटर तो हल्का ऊपर उड़ जाता है, लेकिन जो नमक होता है जो उसमें सॉल्ट होता है वो नहीं उड़ पाता, वो वहीं पे रह जाता है, जिसको बाद में इकट्ठा कर दिया जाता है। तो फिर उसको फिर प्योरीफाई करके इसके जो काफ़ी सारे प्रोसीजर्स रहते हैं उसको प्योर करके इसको यूज़ किया जाता है समुद्री नमक को। लेकिन जो इवोपरेट होकर के पानी उड़ा था वो वापस से क्लाउड्स में जाकर के क्लाउड बन करके और अलग अलग जगहों पे वर्षा के रूप में गिरता है, फिर वापस से नदियों बह करके नदियों से और नदियों के बहाव के कारण लास्ट में वापस से समुद्र में जाकर के मिलता है। तो ये पूरा जो सर्कल है चलता रहता है, जिसके कारण समुद्री नमक हमको मिलता रहता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हमको मिले, किस टाइप से होते हैं, ये सब चीज़ें जानने को मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।